इस तरह से लाइट एक रे आ रही है। अगर हम इसके रास्ते में कुछ भी ना करें, ये अपना रास्ता इसी लाइट इसी तरह से जाता रहेगा। लेकिन अगर हम इसके रास्ते में कोई एक ट्रांसपेरेंट स्लैब रख देते हैं, सपोज फॉर हम एक ट्रांसपेरेंट स्लैब ये रख देते हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है, इसको हमने रख दिया। ठीक है, ग्लास हो सकता है, फाइबर हो सकता है, या कोई एक ऐसा मीडियम जिससे लाइट पार कर सके वो हो सकता है। आपको क्या लगता है, लाइट क्या बिल्कुल इसी तरह से जाता रहेगा या अपना पाथ से वो डेविएट होगा? अपने पाथ से डेविएट हो। ये इसका हो गया नॉर्थ, ये हो गया इसका नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ। मान लेते हैं कि ये जो बाहर का पोर्शन है वो हवा है और इस पार भी जो है वो हवा है। और ये जो है बीच में ये जो स्लैब तुम देख रहे हो, दैट इज द ट्रांसपेरेंट स्लैब। ट्रांसपेरेंट स्लैब, सपोज करो ये ग्लास का है जिसकी अपनी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये लाइट जैसे ही इस पॉइंट पर इंसिडेंट करेगा, दिस इज द इंटरफेस। ये पॉइंट क्या हुआ, एक इंटरफेस हुआ ना रोमित? ये इंटरफेस हुआ जहां हवा और ग्लास का इंटरफेस। यहां से लाइट अपना पाथ बदलेगा। इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाए, यहां से ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाए। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करते हुए यहां तक आएगा। फिर इसके बाद ये लाइट की टेंडेंसी है डेंसर से रेयर मीडियम में जाने की। यहां से लाइट फिर यहां बाहर निकलेगा। अगर हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करें, इज द नॉर्मल। तो अब ये जो लाइट है यहां आने के बाद क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और इस तरह से लाइट फिर से डेविएट होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा और इस तरह से। और तुम गौर करो तो तुम देखोगे कि लाइट की ये जो है वो इनिशियल पाथ, ये जो था ये इनिशियल पाथ था। जब स्लैब नहीं रखे थे तो इनिशियल पाथ। स्लैब रखने के बाद लाइट की ये पाथ बन गई, दैट इज इमर्जेंट रे, इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ये नॉर्मल है। और अपने एक्चुअल पाथ से लाइट जो पाथ डेविएट हुआ, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इतना ही लाइट अपने रास्ते से हटक गया है, दिस वाई इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लाइट की एक्चुअल रास्ता ये है, लेकिन स्लैब रखने के बाद वो यहां से निकल। स्लैब हटा दो तो लाइट ऐसे जाएगा, फिर स्लैब रख दो तो लाइट ऐसे जाएगा। लाइट अपने रास्ते से इतना बेंड कर गया, इतना वो जो है शिफ्ट कर गया, डिस्प्लेस कर गया, से लिटरली लाइट डिस्प्लेस। अब हम इसी डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और यह याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट के क्या नियम वगैरह होंगे। देखो ध्यान से, ये है आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर लाइट नॉर्मल से एंगल बनाया इंसिडेंट करने के क्रम। ये है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
आर। जब वो एयर से ग्लास में इंटर किया तो लाइट अपने पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया, और नॉर्मल से जो एंगल बनाया दैट इज द एंगल ऑफ। यहां पर भी आर ही होगा, यहां पर भी एंगल आर ही होगा, ये वाली एंगल, और ये एंगल है आपका ई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ध्यान से देखिए स्नेल्स लॉ लिखते कैसे हैं, लगाते कैसे। लास्ट क्लास में सबने मैंने सिखाया था। सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं ऊपर वाले फेस ए बी पर, और फेस ए बी, फेस मतलब इंटरफेस। तो उसके लिए क्या सिखाया था कि फेस के एक साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हवा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ऑफ द एंगल मेड बाय विथ नॉर्मल, मेड बाय रे विथ नॉर्मल। तो ये हो गया 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू इसी फेस के दूसरे साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इंटू साइन द एंगल मेड बाय रे विथ नॉर्मल। यहां पर नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है दैट इज। तो आप यहां से कह सकते हो कि म्यू इंटू साइन आर इज इक्वल टू साइन आई। दिस इज इक्वेशन 1। ये स्नेल्स लॉ से हमें प्राप्त। अब हम ये जो दूसरा साइड है वहां पर भी लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है डेंसर से रेयर मीडियम जाने के दौरान। फिर आप उसके लिए भी स्नेल्स लॉ लगाइए फॉर फेस सी डी। सी डी फेस के लिए भी लिखिए, ये आपकी सी डी है। सी डी फेस के ऊपर में जो मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में हो जाएगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरे साइड आइए, यहाँ पर हवा है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 1 इंटू साइन ई, क्योंकि इस पार जो एंगल नॉर्मल से बना रहा है वो है ई। सो इक्वेशन आपके यहाँ आ गए, म्यू साइन आर इज इक्वल टू साइन। तो आपके सामने ये दो इक्वेशन आए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स। और आप इन दो इक्वेशन को गौर से देखो, आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई बराबर हो गया ना ई के। लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो म्यू साइन आर है, म्यू साइन आर है दोनों में, तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगे ना। तो यहां से आपको पता चला कि आई और ई बराबर है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ इमर्जेंस भी। इसका मतलब हुआ कि ये जो रे है, ये जो इमर्जेंट रे है और ये जो इनिशियल इंसिडेंट रे है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, होंगे ना जी? यस सर। इसका मतलब दैट इज इनिशियल इंसिडेंट रे and emergent ray will be parallel। लेकिन ये बात कब होगा? ये जो इनिशियल इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों रे आपस में पैरेलल कब होगा? ये पैरेलल तब होगा, उसके लिए शर्तें हैं। when पहला रेक्टेंगुलर स्लैब on a rectangular slab
escape in path of ray. ये इनिशियल इंसिडेंट रे और ये जो फाइनल इमर्जेंट रे है, ये दोनों रे आपस में पैरेलल कब होंगे? ये दोनों रे आपस में पैरेलल तब होंगे जब एक रेक्टेंगुलर स्लैब रास्ते में रखा हो। अगर ट्रायंगुलर रखेंगे तो स्लैब नहीं होगा। या आप कह सकते हो ये जो सरफेस है जिसको बोलते हैं इंसिडेंट सरफेस, और ये जो कहते हो इसको बोलते हैं इमर्जेंट सरफेस, ये दोनों सरफेस जब आपस में पैरेलल होंगे, ये साइड पैरेलल जरूरी नहीं है, दैट इज इंसिडेंट एंड इमर्जेंट surfaces are parallel. एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है इनिशियल इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे are in same medium. ये दोनों सेम मीडियम में होने चाहिए। जैसे ये देखो इनिशियल इंसिडेंट रे, ये है इनिशियल इंसिडेंट रे जो आकर के गिरा है, और ये है आपका फाइनल इमर्जेंट रे, ये जो बाहर निकला है इमर्जेंट रे। ये रे, ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल होंगे कब? जब रास्ते में एक आपके रेक्टेंगुलर स्लैब रखा हो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इनिशियल इंसिडेंट रे जिस मीडियम में भी है, फाइनल इमर्जेंट रे भी उसी मीडियम में होने चाहिए। अगर मीडियम बदल जाएंगे तो फिर ये पैरेलल नहीं होगा। जब हम सेम मीडियम में लिए थे तभी मेरे पास ये वाली इक्वेशन बनी थी, और जब ये इक्वेशन बनी थी तभी हम I और इक्वल टू E कर पाए। ठीक है, रास्ते में चाहे कैसा भी आप स्लैब रख दो, जितना मर्जी उतने संख्या में स्लैब रख दो, लेकिन स्लैब के जो सरफेसेस हैं वो पैरेलल होने चाहिए। जिस पर लाइट गिर रहा है, जिससे लाइट निकल रहा है, वो पैरेलल होने चाहिए। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इनिशियल इंसिडेंट रे जिस मीडियम से चलकर आया था उसी मीडियम में फाइनल इमर्जेंट रे को निकलना, तब जाके आप इसको कह सकोगे कि इनिशियल इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल। अब आइए हम इस y, जो कि y को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, y को ही कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं ये जो स्लैब रखा है, इस स्लैब की थिकनेस t है। ठीक है भाई, T है थिकनेस ऑफ स्लैब जो रास्ते में मैंने रखा लाइट। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब जो हमने रखा। I है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? I। हम इस पॉइंट सबके नाम दे देते हैं। मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया S, इसको नाम दे दिया T। ये सब पॉइंट के हमने नाम दे दिया। अभी हम इसको यूज करेंगे। अभी मेरा जो टारगेट है ये y निकालने की है। ठीक है,
तो देखो कैसे हम y कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ y क्या है भाई? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आप सबसे पहले कंसिडर कर लो ट्रायंगल PSQ। ट्रायंगल PSQ। देखो फिगर में ध्यान से सब कोई, ये अगर आई है वर्टिकली अपोजिट, ये पूरा एंगल भी आई होगा। यस सर। ये अगर आई है, यहाँ से यहाँ तक आई है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आई होगा। यस यस सर। और ये अगर आई है और ये आर है, ये वाली छोटा सा एंगल आर है, ये वाला एंगल कितना बचेगा? आई माइनस आई माइनस आर बचेगा। ये एंगल हो गया I माइनस आर। नोट करो। तो क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, PSQ। यस सर। PSQ एंगल ट्रायंगल में आप यूज करो साइन I माइनस। बताओ क्या लिखोगे? साइन आई माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लिखोगे ना। एंगल के सामने जो परपेंडिकुलर हुआ वो है QSQ, और हाइपोटेनियस 90 के सामने जो साइड आता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, दैट इज PQ। SQ तो Y है। यस सर। यहां से आपके Y के एक्सप्रेशन तैयार हो गया। Y बराबर आ गया P इंटू क्यू इंटू साइन I माइनस आर। अब हमको तैयार करना है PQ कितना होगा। ये जो PQ है वो कितना, ये जो हाइपोटेनियस है PQ वो कितना। तो उसके लिए हम एक दूसरा ट्रायंगल चुनते हैं। उसके लिए हम चुनते हैं ट्रायंगल PTQ। अब देखो इस PTQ ट्रायंगल में ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ये जो PTQ है, ये वाली एंगल है ना R, ये छोटी वाली। यस सर। ये R है, और आपको PQ का वैल्यू निकालना है, और आपको ये जो PT है वो दिया हुआ है। तो कॉस के साथ काम आए, आप कॉस R लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे? T बाय PQ। कॉस R बराबर क्या लिखोगे बोलो? T बाय PQ। कॉस R बराबर बेस मतलब T बाय हाइपोटेनियस मतलब PQ। यहाँ से PQ का वैल्यू निकल आएगा ना। यस सर। PQ का वैल्यू निकल आएगा, वो आएगा T बाई कॉस। अब इस वैल्यू को ला करके इसमें प्लेस कर दो। PQ का वैल्यू जो T बाई कॉस आ रहा है यहाँ प्लेस कर दो, तो Y का वैल्यू आपके तैयार हो गए T बटा में कॉस R इंटू साइन I माइनस R। ये Y आपके आ गए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसका हम और भी फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं।
देखो हम इसको और फर्दर कैलकुलेशन करके कैसे और इलोबरेट कर रहे हैं, बताओ तो। मेरे पास y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, p बटा में cos r इंटू साइन आई माइनस आर, यही आया, यही आया ना। यस सर। अब देखो ध्यान से, p बाई cos r, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, साइन a cos b माइनस cos a साइन, ये लगा दिया, ये लगा दिया। साइन आई को कॉमन ले लो और cos r को अंदर डाल दो, तो cos r बाई यहाँ cos r हो जाएगा, साइन आई तो कॉमन हो चुका है। यहाँ पे cos i साइन r, डिनोमिनेटर में साइन आई से भाग हो जाएगा और cos r आप कितने वैल्यू आपके एक्स्ट्रा यहाँ पे रह जाए। ये तो 1 हो जाएंगे, t इंटू साइन आई, ये तो 1 हो जाएंगे। अब देखो पूरी कहानी यहाँ पर क्या चलेगा और उसको कैसे लिखेंगे। मेरे पास क्या क्या था फॉर्मूला, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर था, याद है ना। यस सर। ये जो इक्वेशन लिखे थे ना लेंस लॉ का, ये वाला 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन, ये वाली इक्वेशन 1 फ्रॉम 1। यहां से आप साइन आर का वैल्यू ला करके यहां डाल सकते, साइन आर का वैल्यू ला के डालो, बताओ क्या रखोगे। यहाँ तो कॉस आई ऊपर में हो गया, साइन आर का वैल्यू बोलो, साइन आई साइन आई बाई म्यू। और नीचे में क्या क्या है देखो, नीचे में एक साइन आई है और एक कॉस आर भी है। कॉस आर भी है, ये वाली साइन आई है, कॉस आर भी है, और साइन आर की जगह साइन आई बाई म्यू ये रखी है। ये साइन आई और ये साइन आई कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। अब बच गए एक कॉस आर, यहाँ पर एक कॉस आर बच गया एक्स्ट्रा। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, आपको ये सारे इंफॉर्मेशन दिए मिलेंगे। आपको इस ग्लास की थिकनेस दी मिलेंगी, आपको इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, लाइट कितनी एंगल पर इंसिडेंट किया है आई आपको मिलेगा, और ये वाई के वैल्यू आपसे पूछे जाएंगे निकालने। आपको ये 3 चीज दिए रहेंगे, टी दिया रहेगा, म्यू दिया रहेगा, आई दिया रहेगा, वाई निकालो। तो टी आपको दिया, आई दिया है, कॉस आई भी आई दिया है तो आप निकाल लोगे। आर आपको नहीं दिया है तो हम आर की व्यवस्था देखो, कॉस आर को हम क्या रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब यहां से साइन आर का वैल्यू रख दो, साइन आर का वैल्यू हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आई का स्क्वायर हो जाएगा, साइन आई साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई म्यू। और ये वैल्यू आपको आ जाएंगे अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई म्यू। लेफ्ट साइड में कॉस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो म्यू इंटू कॉस आर का टोटल वैल्यू आपको तैयार हो गया म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर।
नीचे देखो डिनोमिनेटर में म्यू गुना कॉस आर था, तो म्यू गुना कॉस आर की जगह आप इतना वैल्यू प्लेस करके रख सकते, और इस तरह से फाइनली y का वैल्यू आया t इंटू साइन आई इज इक्वल टू t इंटू साइन आई इंटू 1 माइनस कॉस आई डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये हम इतना एक्सप्रेशन इसलिए लिखे क्योंकि हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन में y का कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो चुनने के नीट एग्जाम में, या एक तो ये एक्सप्रेशन दिया हो सकता है, नहीं तो एक एक्सप्रेशन ये दिया हो सकता है, ये वाला। इन दोनों में से आप कोई भी चॉइस, ये i और r के टर्म में है और यहाँ पर t और i के ही सेम टर्म में। r को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक छोटा सा चीज नोट करना, अगर i इज वेरी स्मॉल, i जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत बहुत छोटा हो जाता है, आपको तो मालूम ही है कि साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई लिख सकते हैं, यस सर, कॉस आई को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, यस सर, और म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, क्योंकि साइन आई इतना छोटा हो गया है ना कि म्यू स्क्वायर से जब उसको घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अप्रोक्सीमेटली म्यू स्क्वायर के ही बराबर, ये जो पूरा है ये अप्रोक्सीमेटली म्यू स्क्वायर के बराबर, ये अपने आप में बहुत ही छोटा है। म्यू स्क्वायर से अगर हम इसको घटाएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू स्क्वायर ही के आसपास में, जैसे 1 करोड़ रुपया में 5 पैसा घटा दिया, कोई फर्क नहीं। तब देखो तो आपके जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन वो क्या बन के आए, यहाँ हो गया t इंटू आई, यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस आई का वैल्यू 1, और डिनोमिनेटर में म्यू बच जाए। So this is the तुम गौर से देखो तो स्लैब रखने से शिफ्ट होता था ना, फॉर्मूला बताया था शिफ्ट का। अगर हम रास्ते में स्लैब रख देते हैं तो ये स्लैब आकर के क्या शिफ्ट करता है और कितना शिफ्ट करता है, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, यही शिफ्ट का फॉर्मूला था। दिख रहा है शिफ्ट का फॉर्मूला, ये वाला। आपको यहाँ पर भी वो एक्सप्रेशन दिख रहा होगा t इंटू 1 माइनस 1 बाई, तो शिफ्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको y का एक्सप्रेशन आएगा, शिफ्ट जो भी है y। और यहाँ याद रखिए जो i है वो रेडियन में लेंगे, रेडियन, एंगल में नहीं लिखा। तो ये था लेटरल शिफ्ट। अब आइए डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट फेनोमेना
occur due to रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से कौन कौन सी घटनाएं हैं जो हम आम जीवन में देखते हैं? तो सबसे पहला जो हम देखते हैं वो है बेंडिंग ऑफ ए रॉड। इन प्लेस्ड इन वाटर। कभी कोई रॉड को, छड़ को, डंडा को पानी में डाले हो? यस सर। विवेक, कभी रॉड को, डंडा को पानी में डालो, पानी में डालने पर देखे तो क्या नजर आया, कैसा नजर आया? कैसा हो जाता है? क्या हुआ सर? जी यस सर। आसिफ, कभी डाले हो पानी में? मुड़ा हुआ दिखता है, हल्का सा। हाँ हाँ, उभरा उभरा दिखता है ना? यस सर। जैसे ये देखो, ये आपका पानी है। इस पानी में जब आप एक रॉड को डालोगे, मान लो हम एक रॉड ये ले लेते हैं, ये आपका रॉड, ये तो रॉड सीधा है ना? लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे, ये जो निचला पोर्शन है, जो निचला पोर्शन है, ये पी, जब आप ऊपर से इसको देखोगे, ऊपर से यहां से व्यू करोगे, ये पी इतनी नीचा नहीं दिखेगा, वो कहीं यहां दिखेगा। याद है ना? ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डुबा कर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें नजदीक दिखता है। प्रदीप, यस सर। इसका मतलब ये यहाँ दिखे। यस सर। और इस तरह जब हम ऊपर से इसको देखेंगे तो ये हमको कुछ ऐसा नजर आए, जो हमको कुछ ऐसा भी होगा। ये इतना मोटा कहाँ से हो गया? ऐसा दिख, क्या आपको ये मुड़ा हुआ दिख रहा है? यस सर। यही रॉड दिखे। ये जो पॉइंट पी है, इसका हर एक पार्ट आपको उभरा हुआ दिखेगा। ये वाली पॉइंट यहाँ दिखेगा, ये वाली पॉइंट यहाँ दिखेगा, ये वाली पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सारे के सारे ऊपर शिफ्ट। और इस तरह से रॉड जो है बेंड करता हुआ दिखेगा। दूसरी और क्या फिनोमेना है जो रिफ्रैक्शन से हमको दिखता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। रात में जब आप आसमान की तरफ देखोगे और तारे जो टिमटिमाते नजर आते हैं, वो इसी रिफ्रैक्शन की ही वजह से होते हैं। तीसरा जो घटना होती है वो होती है जब आप सूरज को शाम में और सुबह में उगते हुए और डूबते हुए जब तुम देखोगे ना, तो उसका शेप आपको पूरी तरह से गोल नहीं दिखेगा, ओवल शेप का। यस सर। That is also due to the phenomena of refraction. Oval shaped appearance of
sun, morning and evening. चौथा, वाटर ड्रॉप या ग्लास स्फेयर behave as converging lens. ये इस फेनोमेना की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे मान लो कि एक तुम्हारे पास ये वाटर ड्रॉप की लेंस, ग्लास लेंस को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ये मान लो एक पानी का बूंद है, वाटर ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप। इस पर जब आप लाइट इंसिडेंट करो, इस पे आप लाइट इंसिडेंट करो। हमने 2 लाइट इंसिडेंट किया, देखो ध्यान से, ये 2 लाइट इंसिडेंट किया। यहाँ इसका सेंटर है, ये वाला पॉइंट उसका सेंटर। तो सेंटर से अगर हम एक रे डालेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये है नॉर्मल, ये भी है नॉर्मल। लाइट को सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे नहीं जा पाएगा क्योंकि वो हवा से डेंसर मीडियम में आ रहा है। यस सर। तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो जो लाइट है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड करेगा, कैसे बेंड करेगा। अब यहां से एक नॉर्मल यहां ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है। और एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो लाइट की टेंडेंसी क्या है, लाइट की टेंडेंसी ऐसे सीधे जाने की है, लेकिन वो अब सीधे नहीं जा पाएगा। लाइट अब वो सीधे नहीं जा पाएगा, क्या होगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, क्योंकि वो पानी से हवा में आ रहा है। वो पानी से हवा में आ रहा है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर आप ड्रॉ कर लो, ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल आकर यहाँ कहीं, ये यहाँ कहीं इसमें, और ये लाइट कहीं यहाँ पर आकर के मिल जाए। ये जो आपकी पानी की बूंद है, अगर पानी की बूंद रास्ते में नहीं होता तो लाइट सीधे चलते जाता, सीधे चलते, ये सीधे लाइट ऐसे सीधे चलते जाते, लेकिन ये बूंद आकर के लाइट को मोड़ दिया, दिख रहा है मोड़ा हुआ। यस सर। ये रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट मुड़ते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कई मैकेनिक्स के सवाल बनाने में भी हम यूज करते हैं, इसको नोट करो। जैसे मान लो कि तुम्हारे एक दोस्त है जो खेत में काम कर रहा है। ये मान लो रोड है, ये सड़क है, रोड है, और यहाँ पे खेत है। ये मड वाटर है,
ध्यान से सुनना सबको। मड वाटर, मड सॉइल। मड सॉइल मतलब कीचड़। और ये आपका रोड है, ये रोड है। तुम यहाँ पे हो, तुम इस जगह हो। प्रदीप तुम यहाँ है और विवेक यहाँ पर है। विवेक यहाँ पे खेत में कुछ काम कर रहा है, काम करवा रहा है, पानी में कीचड़ में घुसा हुआ है। और प्रदीप यहाँ पे, विवेक यहाँ पे। बताओ तो किसमें चलना आसान होगा? रोड पे चलना आसान होगा, कीचड़ में चलना आसान? रोड पे चलना आसान होगा। अब प्रदीप अपना दोस्त विवेक से मिलना चाहता है। प्रदीप अपना दोस्त विवेक से मिलने के लिए कैसे चलेगा कि जल्दी से जल्दी विवेक के पास पहुंचेगा? हम कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते से आपको विवेक के पास पहुंचाना है। तो हम एक रास्ता ये दिखा कि सबसे पहले प्रदीप क्या किया? रोड पार किया। सबसे पहले प्रदीप ये रोड पार किया और फिर सीधे विवेक के पास ऐसे कीचड़ में चला। एक तो तरीका ये रहा। दूसरा प्रदीप क्या किया? सीधे ऐसे एकदम निशाना लेके, विवेक को निशाना लेके सीधे ऐसे गया। तीसरा प्रदीप क्या किया कि पहले यहां पहुंचा, पहले यहां पहुंचा और फिर यहां से सीधे विवेक के पास। तीन रास्ते हो गए और एक चौथा रास्ता ऐसा है। चौथा रास्ता एक ऐसा। चारों रास्ता विवेक के पास पहुंचा रहा है। एक रास्ता ये हुआ, एक रास्ता ये हुआ, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। बताओ इस रास्ते से चलोगे तो विवेक के पास जल्दी से जल्दी पहुंचो। तो रास्ता नंबर A, B, C, D। डी सर। अब आएगा मजा। डी रास्ता से सर। विवेक तुम बोलो। क्वेश्चन समझ में आया ना? विवेक चुप है, उसको तो बोलना ही नहीं हो तो। हाँ जी राजीव कुमार जी, अब छुप के पढ़ रहे हैं, अपना वीडियो ऑन कर लो। राकेश तुम बताओ। सर बी वाला मना था। बी। राजीव आप बताओ तो कौन सा रास्ता है जो आसान? डी सर। मतलब आसान नहीं, सॉरी, सबसे कम समय में पहुंचाने। डी। डी नंबर सर। डी नंबर, ओके। राजीव बताओ। डी नंबर सर। इसका आंसर जो है वो सी है। ना ए है, ना बी है और ना ही डी है, वो है सी। और इसका कॉन्सेप्ट लिख लो। ए पर्सन ट्रेवल, इसको नाम दे देते हैं पी टू भी फ्रॉम फ्लैट
road to muddy field या muddy soil via different path. The path will take least time if follow the Snell's law. अगर वो स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा तो टाइम कम से कम लगेगा. Hence, path C will take least time. इसलिए पाथ जो C होगा वो कम से कम स्नेल्स लॉ इसी पर काम ही करता. लाइट कवर्स ए डिस्टेंस इन लीस्ट टाइम. अब बताओ, यहाँ पे हमने बताया था ना, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम. जिस मीडियम में स्पीड स्लो होता है वो डेंसर मीडियम होता है. जिस मीडियम में स्पीड फास्ट होता है वो रेयर मीडियम होता है. तो रोड में स्पीड फास्ट होगा तो ये रेयर मीडियम. आप कीचड़ में चलोगे तो स्लो स्पीड से चलोगे तो ये डेंसर मीडियम. पहला जो पाथ है ए, तो स्नेल्स लॉ को तो फॉलो किया ही नहीं. बी भी फॉलो नहीं किया, डी भी फॉलो नहीं किया, सिर्फ सी फॉलो किया. देख रहे होगे लाइट वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पर टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया. तो सिर्फ सी पाथ फॉलो कर रहा है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट यू शुड कीप इन योर माइंड while solving the problems. अगर इस तरह के कभी प्रॉब्लम हो तो इसके साथ आपकी फिनिश्ड होती है रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस. इसके हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हमने अभी सीखा. आप नोट कर लो. अब हम इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे. बढ़े आगे. आसिफ उतार लिए? यस सर, उतार लिए हैं. सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को हम डिस्कस करेंगे. सपोज करो कि हम एक स्लैब लेते हैं. इसको हम कुछ मीडियम में बांट लें. अभी पैरेलल है. इनफैक्ट इसको हम 4 मीडियम में बांटें. एक लाइट को हम यहां से चलाते हैं ऐसे. यहां से वो कुछ बेंड कर गया, फिर यहां से ऐसे बेंड कर गया, फिर यहां से कुछ इस तरह से बेंड करता हुआ आपको लाइट की टेंडेंसी दिख रही होगी. हम नाम कुछ दे देते हैं इनके. ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी,
और ये है, ये पॉइंट है। यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये है μ2, ये है μ3 और ये है μ4। कहता है कि इफ AB is parallel to D, जो AB लाइन है, AB और ये जो लाइन DE है वो पैरेलल है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, आपको ऑप्शंस चुन रहे हैं और हमने ऑप्शंस रखा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही। सबसे पहला है μ2 is greater than μ1। दूसरा है μ2 is μ1 is equal to μ4। तीसरा है μ2 is greater than μ3। μ2 is greater than μ3। चौथा है μ3 is greater than μ4। बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है जो सही है। चलो पहले ये बताओ, पहला ऑप्शन सही है गलत? गलत। हाँ जी, सही नहीं होता। पहला ऑप्शन सही है गलत है? सही है सर। सही है ना? सही है। यस सर। पहला ऑप्शन सही है। लाइट को तुम देखो ध्यान से तो पता चलेगा कि क्यों ये सही। तुम गौर से देखोगे तो ये आपका नॉर्मल है। लाइट μ1 मीडियम से जाके जब μ2 मीडियम में समाया, वो टुवार्ड द नॉर्मल बेंड कर गया। और टुवार्ड द नॉर्मल बेंड तभी करेगा जब ये मीडियम डेंसर होगा और ये मीडियम, तो μ2 जो है वो μ1 से बड़ा है। ये ऑप्शन सही है। अब बताओ ऑप्शन नंबर 2 का क्या कहानी है, सही है गलत है? गलत है सर। राजीव कहाँ है? राकेश? फोर है। बताओ ये सही है गलत है? गलत है सर। 1 और 4 की कहानी क्या है, सही है गलत है? ये भी सही है। सही है। और ये क्यों सही है देखो ध्यान से। ये जो लाइट AB है, ये जो लाइट AB है और ये जो DE है, ये दोनों लाइट पैरेलल है। ये दिया हुआ है AB is parallel to DE। अभी बताया था ना यहाँ यस सर। पैरेलल होने के शर्तें लिखाया था। पैरेलल होने के लिए शर्तें ये थी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस पैरेलल होने चाहिए। वो तो पैरेलल है ही। ये आपके इंसिडेंट सरफेस हो गया, ये इमर्जेंट सरफेस, ये इंसिडेंट, ये इमर्जेंट, सब पैरेलल ही है। ये सारे सरफेसेस आपस में पैरेलल ही। लाइट जिसमें घुस रहा है, जिससे निकल रहा है, सारे पैरेलल है। पहला कंडीशन तो भाई बैठ गया है। और दूसरा कंडीशन था इनिशियल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे वो सेम मीडियम में होने चाहिए। तुम देखो ध्यान से,
और अगर ये पैरेलल है तो सेम मीडियम में होंगे। यस सर। अगर ये पैरेलल है तो सेम मीडियम में होंगे, और अगर सेम मीडियम है तो दोनों पैरेलल होंगे, बात दोनों एक ही हो। तीसरा भी सही है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है इसलिए मीडियम 1 और मीडियम 4 भी आपस में एक। ये भी ऑप्शन सही है। चल बता अब नंबर तीसरा। गलत है सर। नंबर तीसरा गलत, क्योंकि जब तुम यहाँ एक नॉर्मल डालोगे, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, तो ये डेंसर होगा और ये रेयर में। मतलब μ2 ज्यादा होगा और μ3 कम। तो μ2 μ3 ज्यादा होगा ये तो सही है। सर। μ3 ज्यादा होगा ना। μ3 कम होगा ना। इस दोनों को तुम देखो, ये रेयर होगा और ये डेंसर। आई एम सॉरी, ये डेंसर होगा और ये रेयर। यस सर। अवे फ्रॉम नॉर्मल। फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है ना। यस सर। तो μ2 ज्यादा होगा और μ3 कम। तो μ2 ज्यादा है ही। ये भी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन आपका गलत है। समझ आया? यस सर। तो ये सब जो हम पढ़ते हैं, ये सब जो अंग्रेजी में लिखते हैं, ऐसे ही नहीं लिखते। ये सब का प्रॉब्लम बनाने में एप्लीकेशन। चलो एक और देखो। मान लो ये एक आपके पास स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दिया हुआ है। बाहर में हवा है, नीचे भी हवा ही है। एक लाइट है, ये सोर्स है यहाँ पे कहीं पे। इस तरह से लाइट का एक सोर्स है। ये सोर्स दो लाइट छोड़, एक लाइट ऐसे छोड़ा, लाइट ऐसे छोड़ा। फिर वो लाइट जब मीडियम में घुसा तो टुवार्ड द नॉर्मल बेंड कर गया। ये भी टुवार्ड द नॉर्मल बेंड कर गया। और फिर जब यहाँ से बाहर निकला तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला। इस तरह से ये चला। ये सिचुएशन है यहाँ सामने। ये है इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे। अगर ये दोनों इमर्जेंट रे को अगर हम बैक प्रोड्यूस करते हैं दोनों को अगर हम बैक प्रोड्यूस करते हैं यहाँ कहीं मिलता। एक एंगल ये मान लेते हैं अल्फा और एक एंगल ये मान लेते हैं बीटा। क्वेश्चन मेरा है no option. Alpha is greater than beta. Alpha is less than beta. Alpha is equal to beta.
बीटा इज हाफ ऑफ बताओ ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा आंसर सही है? इसका जवाब है ऑप्शंस, क्योंकि ये रे और ये रे पैरेलल होंगे। यस सर। फिर ये रे और ये रे पैरेलल होंगे। यस इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। ठीक है। यस। आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।